स्लैब सेशन नंबर 6 में हम DDL क्वेरीज़ को देखेंगे। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और DDL या SQL क्वेरीज़ हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी टेबल की डेफिनेशन या टेबल या डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है। इसकी बेसिक कमांड्स हैं क्रिएट की, जो हम यूजुअली टेबल को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं या डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। देन वी हैव अनदर कमांड दैट इज़ ड्रॉप टेबल, ऑल्टर टेबल, ट्रंकेट टेबल। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया DDL इज़ अ स्टैंडर्ड सबसेट ऑफ SQL दैट इज़ यूज्ड टू डिफाइन टेबल्स। ठीक है, या डेटाबेस का टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, और इसकी बेसिक कमांड्स ही हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, साथ साथ मैं यहाँ पर परफॉर्म भी कर देती हूँ। सबसे पहले जो लास्ट टाइम आप जितनी भी लैब टास्क परफॉर्म कर रहे थे, तो इनका सैलरी, ग्रेड का और डिपार्टमेंट का टेबल पहले से एग्जिस्ट कर रहा था डेटाबेस में। लेकिन इस लैब में आप देखेंगे कि आप खुद से किस तरह से कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और उस टेबल में फर्दर कोई भी अगर चेंजेस आपने या मॉडिफिकेशंस करनी है वो हम किस तरह से करेंगे। सो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ बुक का। इसका सिंटैक्स बेसिकली ये है कि आप क्रिएट का कीवर्ड यूज़ करते हैं जब भी आपने कोई भी टेबल क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट का कीवर्ड यूज़ करेंगे, फिर टेबल का कीवर्ड लिखेंगे, और यहाँ पे जो जिस नेम से भी आपने टेबल क्रिएट करना है आपने वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि किसी भी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें उन स्टूडेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें कुछ ना कुछ यूनिक होता है। ठीक है, लेट्स सपोज एक अली नेम का स्टूडेंट है और एक क्लास में अली नेम के मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है वो उसका रोल नंबर है, या आपके केस में इनरोलमेंट नंबर हो सकता है, या रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। सिमिलरली जिस एरिया में आप रहते हैं, आपका जो हाउस का एड्रेस है वो आपकी एक यूनिक की है, या किसी भी टेबल में रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो की या कॉलम यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं प्राइमरी की। ठीक है, लेट सपोज किसी भी इंसान का जो CNIC नंबर है वो इसकी प्राइमरी की है, क्योंकि CNIC नंबर जो आपका है वो किसी और का नहीं हो सकता। सिमिलरली जो आपके होम एड्रेस है वो किसी और का नहीं हो सकता, तो वो भी एक प्राइमरी की हो सकती है। आपका इनरोलमेंट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे कोई भी जो बुक है उसकी प्राइमरी की जो है वो उसकी पहले मैंने ले लिया कि BID दैट इज़ नॉन एज बुक ID। ठीक है, और इसकी जो टाइप है वो इंटीजर है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने इस बुक का नेम लिया है, और उसके बाद इसकी जो टाइप है वो var4 है। var4 का मतलब यह है कि जैसे आपका लेट्स सपोज हम कह सकते हैं कि कोर्स का कोड होता है, जैसे कोर्स का कोड वेब इंजीनियरिंग का SEL-210 लेट्स सपोज। ठीक है, तो अब SEL-210 के अंदर कैरेक्टर्स भी हैं और इंटीजर्स भी हैं, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड इंटीजर्स। इसी तरीके से अगर मैं कहती हूँ book 1 book -2, तो ये दैट इज़ अनदर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर एंड इंटीजर्स। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं var4, और उसकी यहाँ पर देते हैं लेंथ। लेट्स सपोज 50 कैरेक्टर्स का जो है वो नेम हो सकता है, और वो नॉट नल है, यानी कि वो एम्प्टी नहीं हो सकता, नल नहीं हो सकता। यूज़र को हर हाल में ये वाला जो कॉलम है वो फिल करना मस्ट है। उसके बाद उसकी प्राइस है इंटीजर, ये नल हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। देन हमने एक चीज़ हमेशा से जो भी टेबल क्रिएट करना है मस्ट ऐड करनी है। ठीक है, वो क्या है? प्राइमरी की। प्राइमरी की यहाँ पे मैंने किस कॉलम को बनाया है? BID को, दैट इज़ बुक ID। यानी कि यहाँ पर इस टेबल में जो बुक ID का कॉलम है या बुक ID की फील्ड है वो यहाँ पर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरह से हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। सो जैसे ही मैंने ये क्वेरी यहाँ पे लिखी है। अच्छा, एक और बात आपने नोट यहाँ पर ये करनी है कि ये आपने यहाँ पर कॉमा लगाना है। ठीक है, लेट्स सपोज जो भी कॉलम, ये कॉलम आपने ऐड कर लिया तो यहाँ पे कॉमा है, अगेन ये कॉलम ऐड कर लिया तो यहाँ पर कॉमा है। सो यहाँ पे जब मैंने क्वेरी को रन किया तो यहाँ पर आ रहा है टेबल क्रिएटेड। अच्छा, इसका मतलब यह है कि मेरे पास बुक के नेम से एक टेबल क्रिएट हो गया जिसमें फर्स्ट कॉलम BID का है, सेकंड कॉलम नेम है, थर्ड कॉलम प्राइस है, और इस टेबल के अंदर जो यूनिकली
आइडेंटिफाई करेंगे रिकॉर्ड्स को, वो बुक की आईडी है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स, ठीक है। सो अब जब मैंने इस क्वेरी को रन किया तो यहाँ पर नो बुक सेलेक्टेड आ रहा है, क्योंकि ये टेबल मैंने अभी क्रिएट किया है और इस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ हुआ, इट इज़ एन एम्प्टी टेबल, इसलिए यहाँ पे नो रिकॉर्ड सेलेक्टेड का यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑल्टर पे। जब भी आपने किसी भी टेबल को ऑल्टर करना है, ऑल्टर का मतलब ये है कि उसमें कोई भी कॉलम ऐड करना है या उसमें से कोई भी कॉलम को डिलीट करना है या उसको मॉडिफाई करना है या ऐड करना है, तो ये वाले सारे ऑपरेशंस आप ऑल्टर कीवर्ड को यूज़ करते हुए करेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कोई और कॉलम मैंने एक टेबल क्रिएट किया था और इन फ्यूचर मुझे उसमें कोई और कॉलम भी ऐड करना था, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब ये है कि मैंने इस एग्जिस्टिंग टेबल में चेंजेस करनी है। वो चेंजेस क्या है, मैंने ऐड करना है एक न्यू कॉलम को, तो आप यूज़ करेंगे ऑल्टर टेबल का कीवर्ड और उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे टेबल का नेम, ठीक है। उसके बाद आप ऐड का कीवर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे एक न्यू कॉलम को ऐड कर रही हूँ। देन आपने लेट्स सपोज मैंने ये ISBN के नेम से एक कॉलम ऐड करना है, उसकी टाइप क्या है और आगे आपने इसकी ये प्रोवाइड करना है कि वो नल हो सकती है या नहीं हो सकती। ISBN इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड यूजुअली इन बुक्स टेबल, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होती है जब भी हम बुक का रिकॉर्ड एंटर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉट नल कर दिया, आप इसको नल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने टेबल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे नॉट नल लिखा है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मैंने ऑल्टर टेबल बुक्स ऐड ISBN नंबर इंटीजर नॉट नल, जैसे ही मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास टेबल ऑल्टर्ड आ रहा है, ठीक है। और टेबल ऑल्टर्ड का मैसेज आ जाए तो उसका मतलब ये है कि टेबल आपका ऑल्टर हो गया है और उसमें ये जो एग्जिस्टिंग कॉलम से इनमें एक और कॉलम ऐड हो गया, दैट इज़ ISBN, ठीक है। और अगर ये आपके पास क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो यहाँ पे ये मैसेज नहीं आएगा, जो भी एरर होगा जिस लाइन पे होगा वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास यहाँ पे है मॉडिफाई का, ठीक है। मॉडिफाई आपने जब आपके पास एग्जिस्टिंग कॉलम मौजूद है, ठीक है, और उस कॉलम में आपने कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है। एडिंग का मतलब यह है कि फ्रॉम स्क्रैच एक ऐसा कॉलम जो कि पहले से टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता वो ऐड करना है आपने। और मॉडिफाई का मतलब ये है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और उसमें लेट्स सपोज गलती से आपने कोई मिस्टेक कर दी है और आपने उसको करेक्ट करना है, तो उसके लिए हम मॉडिफाई का ऑपरेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑल्टर का कीवर्ड हमेशा से लगेगा। ऑल्टर का मतलब यह है कि मुझे चेंजेस करनी है, वो चेंजेस या तो एडिशन के फॉर्म में हो सकती हैं या तो मॉडिफिकेशन की फॉर्म में हो सकती हैं, ठीक है। ऑल्टर टेबल बुक्स मॉडिफाई का कीवर्ड यूज़ करेंगे। मॉडिफाई करना है हमने किस कॉलम को, कॉलम का नेम देना है, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखनी है, ऐड जब हम कर रहे होते हैं तो यहाँ हम कॉलम का कीवर्ड यूज़ नहीं करते, लेकिन जब हम मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफाई में हमने कॉलम का कीवर्ड यूज़ करना होता है और किस कॉलम में आपने मॉडिफिकेशन करनी है वो आप लिखेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे varchar 50, ठीक है। सो यहाँ पे अभी जब मैंने लास्ट टाइम जब ये कॉलम ऐड किया था तो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप दी थी इंटीजर, ठीक है। और आगे आके वो आई रियलाइज कि यहाँ इसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर नहीं varchar होनी चाहिए थी, तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इस कॉलम को मॉडिफाई कर दिया। सो लेट्स ट्राई दिस, ओके। सो यहाँ पर बेसिकली जब आपने इसको एग्जीक्यूट किया तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ऑल्टर टेबल बुक्स और उसके बाद मॉडिफाई, और जो भी कॉलम का नेम था वो कॉलम का नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया ISBN और यहाँ पे लिख दिया varchar। ये कॉलम का कीवर्ड एज इट इज़ नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अच्छा, बिल्कुल जैसे ऐड का काम किया है बिल्कुल मॉडिफाई का काम भी ऐसे ही होगा। मॉडिफाई, जिस कॉलम को मॉडिफाई करना है वो लिखा, उसके बाद मॉडिफिकेशंस जो भी करनी है आपने वो लिख ली, ठीक है। तो टेबल हमारे पास ऑल्टर हो गया है। अब ड्रॉप का मतलब ये है कि आपने टेबल को या कॉलम को डिलीट करना है, ठीक है। सो डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अगर टेबल को ड्रॉप करना है तो आप लिख देंगे ड्रॉप टेबल बुक्स, और अगर आपने किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है तो इसका मतलब यह है कि अब आपने टेबल को ऑल्टर करना है, टेबल में चेंजेस लेकर आनी है। अब चेंजेस या तो ऐड करके हो सकती हैं या मॉडिफाई करके हो सकती हैं या ड्रॉप करके हो सकती हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि ऑल्टर टेबल बुक्स और उसके बाद ड्रॉप का कीवर्ड यूज़ करना है और अब आपने यहाँ पर लिख देना है ISBN, ठीक है।
ये कॉलम का कीवर्ड जो है वो एज इट इज़ नहीं लिखना आपने, ये समझाने के लिए लिखा है। उसके बाद आपने डायरेक्टली जो भी कॉलम है उसको आपने नेम लिख देना है। अब हम आ जाते हैं ट्रंकेट पे। ये दो जो कमांड्स हैं या क्वेरीज हैं वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी, क्योंकि सबसे पहले जो है वो मैं ट्रंकेट का बता दूं। ट्रंकेट की कमांड जो DDL में वो बेसिकली सारे रिकॉर्ड जो भी टेबल में स्टोर होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि एक टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, और अगर आपने उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपको 1 बाय 1 अगर आप डिलीट करेंगे तो इट विल टेक टाइम। लेट्स सपोज 1000 रिकॉर्ड्स हैं एक टेबल में, तो 1000 रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए अच्छा खासा आपका टाइम वेस्ट होगा। सो उस केस में हम ये करते हैं कि हम एक सिंपल सी क्वेरी यूज़ करते हैं, और जो कीवर्ड हम उसके लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज ट्रंकेट। ट्रंकेट ये करता है कि आपके टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको रिमूव कर देता है। तो अच्छा, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स, तो आपके पास कोई भी रिकॉर्ड अभी नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी मैंने बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच ये बुक्स का टेबल क्रिएट किया था और उसमें अभी कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ हुआ। सो यहाँ पे मैं एक रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर देती हूँ। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए आपने करना ये है कि आपने इंसर्ट का कीवर्ड यूज़ करना है। आपने लिखना है इनटू, आगे आपने लिखना है टेबल का नाम, जो भी कॉलम है या टेबल का नेम लिखना है आपने यहाँ पर, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और उसके बाद आपने वैल्यूज़ का कीवर्ड यूज़ करना है और आपने यहाँ पर उसी इसमें लिखना है सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपके पास यहाँ पर टेबल क्रिएट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये टेबल क्रिएट हुआ था। यहाँ पर इसमें सबसे पहले आपके पास जो है वो आईडी है, आईडी के बाद नेम है और फिर उसके बाद प्राइस है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने इसी सीक्वेंस में लिखनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आईडी दे देती हूँ 1, बुक का नेम दे देती हूँ बुक 1 और प्राइस दे देती हूँ 100। सो यहाँ पर मैं क्या इंसर्ट इनटू की क्वेरी लिखूँगी, इंसर्ट इनटू बुक्स। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखनी है, वैल्यूज़। इसकी वैल्यूज़ क्या है, सबसे पहले इसकी आईडी थी तो मैंने आईडी दे दी 1। ठीक है, उसके बाद बुक का जो है वो नेम है, मैंने लेट्स सपोज लिख दिया बुक A। देन बुक की प्राइस है वो मैंने लिख दी 100। ठीक है, इस क्वेरी को जब एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास ये एरर आ रहा है, लेट्स चेक इट आउट, नॉट इनफ वैल्यूज़। देख लेते हैं हम। अच्छा, एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने बाद में, सबसे पहले जब हमने टेबल क्रिएट किया था तो उसमें हमारे पास ये आईडी थी, फिर बुक का नेम था, बुक की प्राइस थी, और बाद में मैंने जिस वक्त ऑल्टर में ऐड की क्वेरी यूज़ की थी तो उसमें मैंने यहाँ पर ISBN की एक और कॉलम ऐड कर दिया था। सो अब यहाँ पे मेरे पास टोटल कितनी फील्ड्स हो गई हैं, 4। फर्स्ट वाली जो है वो बुक की आईडी है, सेकंड वाली बुक का नेम है, थर्ड वाली बुक की प्राइस है, और जो फोर्थ है दैट इज़ ISBN नंबर। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट करवा रही हूँ। 1 रो क्रिएटेड का मतलब यह है कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। तो यहाँ पे अच्छा, एक और काम यहाँ पे ये देखो कि अब जब मैंने एक और दूसरी बुक का मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, लेट्स सपोज 2, और इसकी प्राइस 2 है और यहाँ पे मैंने लिख दिया ISBN 2। अब जब मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास ये क्वेरी एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुई, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो पहला रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया था उसकी जो बुक आईडी है वो भी 1 थी, और जब मैंने दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो वो बुक आईडी वो भी मैंने 1 रखी। और जिस वक्त मैंने टेबल क्रिएट किया था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहाँ पर मेरे इस टेबल में ये जो प्राइमरी की है वो बुक की आईडी है, दैट इज़ यूनिक। यूनिक का मतलब ये है कि उस टेबल में उस आईडी का एक रिकॉर्ड ही होगा, लेकिन यहाँ पे सेम आईडी को यूज़ करते हुए मैं दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट कर रही हूँ तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। सो अगर ये क्वेश्चन कभी भी वाइवा में पूछा जाए कि क्या सेम आईडी पर जो कि प्राइमरी की है, प्राइमरी की पर मल्टीपल रिकॉर्ड नहीं हो सकते, प्राइमरी की को यूज़ करते हुए एक आईडी पे एक रिकॉर्ड ही इंसर्ट हो सकता है। सो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2। तो अब यहाँ पे ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। सिमिलरली यहाँ पर मैं एक और रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड इंसर्ट करवा देती हूँ। इसकी आईडी 3 है, बुक 3 है, इसकी प्राइस लेट्स सपोज 400 रुपीज़ है और ISBN 3 है। इसको जब मैंने इंसर्ट किया तो ये भी थर्ड रो मेरे पास इंसर्ट हो गई। अब मेरे पास रिकॉर्ड इस टेबल में एग्जिस्ट करता है और मैंने सेलेक्ट की क्वेरी यूज़ की फ्रॉम बुक्स।
ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो रिकॉर्ड आ गया है कि बुक का नेम है, बुक की प्राइस है, ISBN है। ठीक है, ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ड्रॉप टेबल पे। ठीक है, ड्रॉप टेबल पे लास्ट में आएंगे, हम ड्रॉप कॉलम पे आ जाते हैं। ड्रॉप कॉलम का मतलब ये है कि कोई कॉलम मैंने डिलीट करना है, लेट्स सपोज ISBN का कॉलम मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ऑल्टर टेबल बुक्स ड्रॉप ISBN। ठीक है, सो कॉलम का नाम लिख दिया, कॉलम का कीवर्ड यूज़ किया और आपने यहाँ पे टेबल ऑल्टर्ड यहाँ पे हो गया। ऑल्टर का मतलब ये है कि अब टेबल में जो भी चेंजेस है वो हो गई। अब सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स, अब जब दोबारा मैंने वेरीफाई किया तो इसमें आप देखें ISBN अब एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो वो डिलीट हो चुका है। और अब हम बात करते हैं ट्रंकेट की। ट्रंकेट में पहले तो मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट करवा लिया था, अब मैं एक्चुअल इसका यूज़ कर रही हूँ ट्रंकेट का। ट्रंकेट में मैंने बताया था सारी वैल्यूज़, ये जितनी भी वैल्यूज़ या रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हुआ हुआ है वो सब क्या हो जाएगा, रिमूव। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रंकेट टेबल बुक्स। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अगेन मैंने सेलेक्ट की क्वेरी जब यूज़ की फ्रॉम बुक्स, तो आप देखें सारा रिकॉर्ड जो है वो रिमूव हो चुका होगा। अब मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है, जितना भी रिकॉर्ड मैंने सेव करवाया था वो सब यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ डिलीटिंग अ टेबल और ड्रॉपिंग अ टेबल। टेबल को डिलीट करने के लिए आप सिंपल क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल बुक्स। ठीक है, तो टेबल अब ड्रॉप हो चुका है। अब आप यहाँ पे मैं लाइक सपोज सेलेक्ट की क्वेरी लिखती हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स, तो यहाँ पर ये आ रहा है कि ये जो टेबल है ये एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि मैंने इस टेबल को डिलीट कर दिया है। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि आप एक टेबल पे काम कर रहे होते हैं और आपको उसी टेबल का एक रेप्लिका या डुप्लीकेट या कॉपी बनानी होती है, ताकि आप जो कॉपीड या डुप्लीकेटेड या जो आपके पास रेप्लिका होता है टेबल का, आपने जितनी भी प्रैक्टिस है वो उस पर आप कर लें और आपका जो एक्चुअल या रियल या ओरिजिनल टेबल है वो उसमें चेंजेस ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो। सो ऐसी सिचुएशन में हम ये करते हैं कि हम एक डुप्लीकेट या रेप्लिका किसी भी टेबल का बना देते हैं। सो उसके लिए हम करते ये हैं कि हम क्रिएट टेबल का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद हमने जो न्यू टेबल बनाना होता है उसका नेम लिखते हैं, एज का कीवर्ड यूज़ करते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ओल्ड टेबल। इसमें मतलब इसका मतलब ये है कि यानी कि ओल्ड टेबल में जो भी फील्ड्स थी वो सब आप कहाँ पर आ जाएंगी, इस टेबल में, और इस टेबल के नेम से एक न्यू टेबल क्रिएट हो जाएगा। सो हम इसको ट्राई करते हैं, क्रिएट टेबल, और मैं यहाँ पे बुक्स RP यानी कि रेप्लिका के नेम से बना रही हूँ, एज। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बुक्स यानी कि इस बुक के टेबल से मैंने किया। अच्छा, अभी मेरे पास ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि बुक का टेबल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो बुक का टेबल मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुकी हूँ। सो यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ कि जो एम्प्लॉय का टेबल था जिस पे हम अब तक काम कर रहे थे, लेट्स सपोज कि यहाँ पे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इम्प मैं लिखूँ, तो मेरे पास ये एम्प्लॉय का टेबल जिस पे हम पहले काम कर रहे थे, जिसमें ये सब कॉलम्स थे, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं इसी एम्प्लॉय के टेबल का एक रेप्लिका क्रिएट करती हूँ, क्रिएट टेबल। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ EMP रेप्लिका एज, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेलेक्ट स्टैटिक, ये सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, और यहाँ पे इसको मैंने एंड कर दिया। अब हुआ क्या है कि बेसिकली मैंने ये जो एम्प्लॉय का टेबल था उसमें से सारी फील्ड्स सेलेक्ट करके इस वाले टेबल में कॉपी कर दी हैं, और इस टेबल में जो बेसिकली ये जो टेबल है ये इस एम्प्लॉय के टेबल का रेप्लिका बन गया है। अब मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP RP लिखा, तो आप देखें कि इसमें सेम वही रिकॉर्ड आ रहा है जो इम्प के टेबल में था। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने किसी भी टेबल का रेप्लिका या डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो उसके लिए आप ये क्वेरी रन करेंगे।
अब देख लेते हैं लैब टास्क को। लैब टास्क बहुत सिंपल हैं, आपने सिंपल ये काम करना है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक टास्क करवा ही दिया है। आपने ये करना है कि आपने इंप के टेबल के लिए ये सारा काम करना है। इंप के टेबल का आपने सबसे पहले एक रेप्लिका क्रिएट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था। देन आपने ऐड करना है कॉलम को। मैंने ये भी बताया था आपको कि जब हम ऐड कर रहे होते हैं या ड्रॉप कर रहे होते हैं, ये सब टेबल की ऑल्टर से रिलेटेड क्वेरीज हैं, इसलिए सबसे पहले हम टेबल को ऑल्टर करने की क्वेरी लिखेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे, ऐड कॉलम और ये एड्रेस। अभी यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है, जॉब है, MGR, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, और यहाँ पे एड्रेस का कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब आपने जितना भी काम करना है वो सब आपने उस रेप्लिका जो क्रिएट किया होगा इम के टेबल का, उस पर काम करना है। आपने इसमें एड्रेस की फील्ड ऐड करनी है, फिर एड्रेस की फील्ड को ड्रॉप भी कर देना है। फिर आपने जो है ये बेसिकली ये कॉलम, ये आपने कॉलम्स जो हैं वो आपने ऐड करने हैं। ठीक है, सो आपने ऐड करने हैं ये सारे कॉलम्स, और इनकी डेटा टाइप्स गिवन है, यानी कि हाउस नंबर क्या है और स्ट्रीट क्या है और एरिया क्या है और सिटी क्या है। ठीक है, ये सब कॉलम्स आपने इसमें ऐड करने हैं। उसके बाद आपने जो है चेंजेस दैट आपने जो रिकॉर्ड है उसमें चेंजेस करनी है। ये जो हाउस नंबर था कैरेक्टर टू न्यूमेरिक कर लेना। यहाँ पे हाउस नंबर मैंने कैरेक्टर लिखा था, आपने कैरेक्टर टू न्यूमेरिक करना है। तो वो रिकॉर्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और जो भी कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसमें अगर आपने चेंजेस करनी है तो उसके लिए हम कौन सी क्वेरी यूज़ करते हैं, मॉडिफाई की। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये जो टास्क नंबर 6 है इसमें आपने डेटा डेफिनेशन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। और आपने सबसे पहले फैकल्टी के नेम से एक टेबल क्रिएट करना है, उसमें ये इसके सारे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, देन आपने कोर्स के नेम से क्रिएट करना है, देन आपने क्लास के नेम से क्रिएट करना है, देन आपने स्टूडेंट के नेम से। सो इस वाले टास्क नंबर 6 में आपने 1 2 3 4 टेबल्स क्रिएट करने हैं, और उसमें जो है वो बेसिकली सारी इसकी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, कैरेक्टर्स है तो आप यहाँ पे लिख देंगे varchar, आप लिखेंगे यहाँ पर भी आप varchar लिखेंगे, फुल नेम में भी आप varchar लिखेंगे, आईडी में भी आप, आईडी इंटीजर होगी तो इसलिए ये प्राइमरी की है, प्राइमरी की लगाना मस्ट है। ठीक है, अगर प्राइमरी की आपने नहीं लगाई तो आपका जो रिकॉर्ड है वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। टास्क नंबर 7 में है हाउ वुड यू ऐड एन एट्रीब्यूट क्लास टू द स्टूडेंट टेबल। ठीक है, क्लास जो है वो क्लास स्टूडेंट के टेबल में आप क्लास का एट्रीब्यूट कैसे ऐड करेंगे। स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट के टेबल में अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस टेबल को ऑल्टर करना है। ऑल्टर करने का मतलब ये है कि इसमें चेंजेस करनी है और आपने एक ऐसी फील्ड को ऐसी फील्ड या ऐसे कॉलम को आपने ऐड करना है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ऐड का। ठीक है, ऐड क्लास। ठीक है, और क्लास जो है, क्लास के साथ आप इसकी डेटा टाइप varchar यूज़ कर लें या जो भी आप यूज़ कर लें। ठीक है, स्टूडेंट के टेबल में आपने जाके स्टूडेंट ठीक है, आपने ऑल्टर करना है टेबल को। ठीक है, ऑल्टर करने के बाद आपने ऐड कर देना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपने ऑल्टर करना है, ऑल्टर टेबल, ऐड क्लास varchar, और आपने यहाँ पे नल लिख दें, नॉट नल लिख दें। ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़िलहाल इस टास्क में मेंशन नहीं किया हुआ, तो आप किसी भी उसे नल या नॉट नल से आप कर सकते हैं। सो ये लैब टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं, और ये लैब बेसिकली डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की क्वेरीज से रिलेटेड है।